जैसा कि बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायमेंशन से आता है, एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एग्जाम में, या नीट हो या किसी CUT के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो फिजिक्स में ये डायमेंशन निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी डायमेंशन बहुत अच्छे से बताया, उसको देख लीजिए इसी चैनल पे। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉलोइंग द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कह रहा है इसमें से विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है, इसको जनरली ईटा से प्रकट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, तो इसका इसमें से कौन सा डायमेंशन होगा? तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए हमको फार्मूला आना चाहिए। यहाँ दिखाते हैं, किसी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए उसको हमको पहले फार्मूला याद रहेगा, तब हम डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसी को बोलते हैं ईटा को। तो ये इसका किसी फार्मूले में अगर एग्जिस्ट होगा तो उससे हम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हम स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ क्या होता है? 6 पाई, ये स्टोक्स का फार्मूला होता है, या इसी को स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, या कहें पहले विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जब भी हम फ्लूइड ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं, कि मतलब लिक्विड का फ्लूइड कैसे होता है, तो अगर सपोज ये लिक्विड है, इसका देखिए फ्लूइड कैसे हुआ। अगर ये सबसे हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो जैसे जैसे अपर लेयर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कहा जाए अगर ये कोई लेयर है A B C कैसे, ठीक है, तो यानी ये जो लेयर है, जो इसमें अपर लेयर जो है लेयर C है, इसकी वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अपर लेयर पहले फ्लो करेगा, उसके बाद उससे थोड़ी कम होगी और B की होगी, और सबसे कम वेलोसिटी किससे होगी? नीचे वाली लेयर को। ठीक है, सबसे कम नीचे, यानी कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें सबसे कम होगा, मतलब नीचे वाले लेयर का। तो एक चीज़ और बता दें मैं, कि जो ये फर्स्ट वाला अगर वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, तो ये सेकेंड वाला क्या करना चाहेगा? इस वेलोसिटी को कम करना चाहेगा, यानी अपोज करना चाहेगा। ठीक है, जो C है वो विस्कोसिटी जनरली लेयर के बीच, जिस तरह जैसे सॉलिड में होता है, सॉलिड में अगर देखते हैं हम कि एक फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। जैसे हम अगर रोड पे चल रहे हैं, या कहें कि जैसे एक फ्रिक्शन फोर्स, जैसे अगर इधर मोशन कर रहे हैं रोड पे, ठीक है, तो इनके कांटेक्ट के बीच एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन अपोज करता है। अगर इधर फोर्स हमारा लग रहा है, ठीक है ना, तो इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, अपोज करते हैं, ये हमारे मोशन को अपोज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है। उसी तरह इन लेयर के बीच में भी एक फोर्स होता है, जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं। यानी अगर ये C वाला लेयर मूव करना चाह रहा है, बट B वाला लेयर इसको अपोज करना चाह रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज करना चाह रहा है। उसी तरह B वाला लेयर फ्लो तो करना चाह रहा है, लेकिन उसके नीचे वाला लेयर उसको अपोज कर रहा है, यानी उससे रेजिस्ट कर रहा है। तो यही होता है, ये स्टोक्स लॉ है। ये जनरली बताते हैं कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जब वाटर फ्लूइड में इसको फेंका जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको वाटर में फेंक दें, तो उस पर दो फोर्स वर्क करता है। पहला तो उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, यानी mg, और दूसरा फोर्स खुद वाटर लगाता है या फ्लूइड लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे। ठीक है, तो इससे हम स्टोक्स लॉ निकालते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हमको ईटा निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ बताते हैं। अगर यहाँ से ईटा हमको निकालना है, देखिए, तो ईटा होगा, इसी को ईटा बोल रहे हैं, F अपॉन, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, चमक रहा है, यहाँ बताते हैं। देखिए स्टोक्स लॉ का हमारा क्या है, 6 पाई, ठीक है, ईटा, ये स्मॉल r, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस होगा, और ये वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से अगर ईटा हम निकाले क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम डायमेंशन फार्मूला निकालें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, ये अपॉन ये r और भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकलता है, केवल
फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकलता है। तो यहाँ डायमेंशन निकाले, फोर्स का हम जानते हैं डायमेंशन, इससे पहले ही मैंने बताया है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है m, और एक्सीलरेशन का होता है LT/-2। तो क्या होगा mLT/-2। दिखाई नहीं दे रहा, चमक रहा है। मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का हो गया LT/-2। तो कहा जाए फोर्स का टोटल डायमेंशन मतलब ओवरऑल क्या होगा mLT/-2। तो फोर्स की जगह लिखेंगे ये ईटा है mLT/-2 और नीचे r रेडियस यानी l, और वेलोसिटी का होता है LT/-1। तो देखिए ये तो एक एल से एक एल क्या हुआ, ठीक है, एक एल से एक एल कट गया, बचा क्या, एक m बच रहा है, यहाँ लिखते हैं। देखिए एक यहाँ से ऊपर m बच रहा है, फिर एक नीचे का l बच रहा है, तो ऊपर जाएगा तो l/-1, ठीक है। और यहाँ t पहले से -2 है, और ये नीचे वाला -t ऊपर जाएगा तो t प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो अभी भी ऐड हो जाएगा ml/-1, और ये -t और ये +t यानी t/-1। ये हमारा ईटा का डायमेंशन आया, कितना आया m l/-1 t/-1। ऑप्शन देखिए m डी, ये राइट आंसर। देखिए m l/-1 t/-1। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं इस तरह, ठीक है। और डायमेंशन निकालने का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल मास के लिए m, लेंथ के लिए l, ठीक है। अगर करंट है तो देखिए यहाँ पर मास के लिए नोटेशन m है, लेंथ के लिए l है, टाइम के लिए t है, करंट के लिए a है, ठीक है। किसी किसी बुक में I भी है करंट के लिए। तो ये हमको जानना चाहिए डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए। और सबसे पहले फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी जनरली रिलेटिव मोशन का ये अपोज करता है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ये विस्कोस फोर्स जो वर्क करता है, ये लेयर के कांटेक्ट, एक दूसरे के लेयर के बीच में कांटेक्ट में वर्क करता है विस्कोस फोर्स टेंजेंशियली, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि उस तरह हम सॉलिड मटेरियल में देखते हैं कि कोई चीज़ अगर सॉलिड मटेरियल आपस में, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर ये डस्टर है और ये, तो अगर इधर हम इसको कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच कांटेक्ट जो है ये अपोज कर रहा है, क्योंकि ये रफ सरफेस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देते चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर ये साइकिल चलाते हैं रोड पे, तो ऐसा नहीं कि एक पैडल मारे तो हमें कभी चलाना ही नहीं, पैडल मारना ही नहीं पड़े, कहीं ना कहीं हमको बाद में फिर पैडल मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है, क्योंकि हमारे मोशन और ये अर्थ का सरफेस के बीच एक फ्रिक्शन वर्क करता है जो हमारे मोशन को अपोज करते हैं, रेजिस्ट करता है। उसी तरह ये तो सॉलिड का हो गया। उसी तरह जब हम फ्लूइड मोशन पढ़ते हैं, लिक्विड में भी लेयर के बीच क्या करते हैं, एक दूसरे के जो लेयर हैं वो अपोज करते हैं। सी वाला वेलोसिटी इंक्रीज होना चाह रहा है, बट बी वाला इसे बढ़ना नहीं दे रहा, ठीक है, ये उसे अपोज करे। उसी तरह बी वाला लेयर आगे बढ़ना चाहिए, बट ए वाला, हाँ, इसमें जो सबसे हॉरिजॉन्टली लेयर होता है ये स्थिर रहता है, यानी ये रेस्ट में रहता है, ठीक है, ये रेस्ट रहता है सबसे ग्राउंड वाला। अगर स्टोक्स लॉस अगर ये फार्मूला याद रहता है इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल जो विस्कोसिटी होता है उसे निकाल। जैसे सपोज यहाँ 2 लेयर कंसीडर करें, ए और बी लेयर है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 2 लेयर हैं, ठीक है, और ये ग्राउंड है, मतलब ये सबसे रेस्ट वाला, ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी हॉरिजॉन्टली वाला ये लेयर है। तो जो ये ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल से अगर ये x डिस्टेंस पे है और इसकी वेलोसिटी v है, उसी तरह इसकी वेलोसिटी अगर ये जो x प्लस डी एक्स डिस्टेंस और इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी देखिए dv होगी, या ऐसे भी कर सकते हैं v प्लस dv हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी कहीं ना कहीं उसकी बड़ी होगी, इसलिए dv इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो एक दूसरे के सेपरेटली x डिस्टेंस, या कह सकते हैं उनके सेपरेशन कितना है, 2 लेयर के बीच, ए और बी लेयर के बीच सेपरेशन इतना है, और ये उनके बीच वेलोसिटी इतना है, कितना dv। सेपरेशन है dx का और वेलोसिटी है dv का। तो जो इनका अगर ये रेशियो होता है, हमको इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट।
टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल विस्कोस फोर्स वर्क करता है, ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, ठीक है, और इस ग्रेडियंट पे। और ये माइनस साइन बताता है कि ये माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मतलब ये अगर मोशन इधर हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपोज करना चाह रहा है जो फोर्स टेंजेंशियल विस्कोस फोर्स है। क्यों आ रहा है? उसकी प्रॉपर्टी के कारण, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण ये फोर्स आ रहा है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनली सिंबल हटाते हैं तो डायरेक्ट मैं यही बता दे रहा हूँ, जब ये सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलेंगे ईटा, इसी कांस्टेंट को बोलेंगे, ठीक है, जब इक्वल में चेंज करें कांस्टेंट आएगा ईटा, इसी कांस्टेंट को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से भी हम चाहें तो ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या होगा? ऊपर फोर्स हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए dx, और नीचे आ जाएगा एरिया और ये फिर dv। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। फोर्स है, देखिए क्या हुआ, ईटा इक्वल टू आ गया ऊपर फोर्स इंटू dx, मतलब इन लेयर के बीच सेपरेट डिस्टेंस, और एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ द लेयर अपर लेयर। तो देखिए फोर्स का मैंने अभी बताया mlt-2, और dx जो है लेंथ है कहीं उसका l, और फिर एरिया का क्या होता है l², और वेलोसिटी का lt/-1। तो यहाँ से भी देखिए, अगर यहाँ ऊपर हो गया ml² और t/-2, और नीचे पहले से कितना है l², नीचे l की हो जा रहा है देखिए, क्योंकि ये l² और ये l की और t-1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो l से l एक कट गया, नीचे l एक बच रहा है, और m पहले से है और l ऊपर चला गया एक, तो l/-1, और फिर अगेन t/-1 नीचे और t/-2, तो ये जाकर एक सेपरेट कर दे, कितना होगा t/-, देखिए m ये वाला बचा और l एक नीचे वाला बचा, यानी m और l एक दो कट गया और एक बचा, तो l/-1 क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा, और t ऑलरेडी -2 है, नीचे एक 1 है, यानी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, t/-1। इससे भी हम ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कितना आया? m l/-1 t/-1, तो m l/-1 t/-1, डी है राइट आंसर। तो अगर चाहें तो आप स्टोक्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। स्टोक्स फार्मूला क्या होता है? 6 पाई तो कांस्टेंट है, एन आर वी, या एन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, या जनरली हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो स्फेरिकल साइज होगा तो उसका रेडियस होगा, वी वेलोसिटी होगा, और यह लिक्विड फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जब कोई लिक्विड में कोई बॉडी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तब इस पर फोर्स लगता है, जो फ्लूइड फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं, इसी को स्टोक्स का ने दिया है। तो या तो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो ये इस विस्कोस फोर्स कितना वर्क करता है, टेंजेंशियल विस्कोस फोर्स, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ईटा है। तो दो मेथड है जिसमें फार्मूला होगा उससे निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।